Good evening, everyone. Good evening, Good evening, sir. sir. Good evening. sir. Good evening, भाई. Good evenings. दीपिका मेरे को होस्ट बनाओ और रिकॉर्डिंग Okay, स्टॉप करो. sir. ओके हो गया सर. ओके थैंक यू भाई, थैंक यू. भाई Welcome. फटाफट लास्ट क्लास का रिवाइज करो, फिर स्टार्ट कर रहा हूँ बस 1 मिनट में. भाई हमने लास्ट क्लास में कहाँ तक कर लिया था कल की क्लास में? डेप्थ किया था. भाई बिल्कुल सही, हमने लास्ट क्लास में कर लिया था अपना रिफ्रैक्शन वाला टॉपिक स्टार्ट, और उसमें अपैरेंट डेप्थ वाला मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया था. तो बस एक बार क्विक रिकॉल करा रहा हूँ, चेक कर लो. भाई हमने स्टार्ट किया था अपना टॉपिक दैट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. कोई बात नहीं राधिका मैडम, कोई दिक्कत नहीं. तो दैट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. रिफ्रैक्शन में मैंने आपको इतनी चीजें तो बताई दी थी कि यार अगर कभी भी लाइट रे रेयर टू डेंसर जा रही है तो वो हमेशा बेंड करेगी टुवर्ड्स द नॉर्मल, और अगर वो बेंड कर रही है टुवर्ड्स द नॉर्मल तो उस केस में हमारा एंगल आर हमेशा छोटा आएगा इन कंपैरिजन टू एंगल आई. और दूसरी चीज फिर मैंने ये बताई थी कि अगर लाइट रे कभी भी डेंसर टू रेयर जाएगी तो उस केस में वो बेंड करेगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल, और इस केस में हमारा एंगल आर बड़ा होगा इन कंपैरिजन टू एंगल आई. लेकिन लाइट रे कोई कितना ज्यादा बेंड करेगी वो डिपेंड करेगा उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला होता है C/V या फिर लैम्डा ऑफ वैक्यूम डिवाइडेड बाय लैम्डा ऑफ लाइट इन मीडियम. ठीक है. और उसके बाद मैंने आपको क्या बताया था कि यार सिंस हमारी लाइट रे बेंड हो जाती है तो अगर हमारा ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर दोनों अलग अलग मीडियम में प्लेस्ड है, जैसे ये मैंने कंटेनर लिया था लिक्विड से फिल्ड है, इस केस में हमारा जो ऑब्जेक्ट था वो यार हमारा प्लेस था डेंसर मीडियम के अंदर, और जो हमारा ऑब्जर्वर है वो प्लेस्ड है रेयर मीडियम के अंदर. बिल्कुल. तो ये ऑब्जेक्ट हमें कभी भी अपने मतलब ओरिजिनल डेप्थ पे दिखाई नहीं देगा, वो हमेशा थोड़ा सा कहीं ना कहीं ऊपर दिखाई देगा. तो हमें ये अपैरेंट डेप्थ निकालनी है. अपैरेंट डेप्थ का मतलब सरफेस से देखेंगे, और अगर हम ऑब्जेक्ट से देख रहे हैं कि कितना ऊपर इमेज बनी है तो ये कहलाएगा हमारा नॉर्मल शिफ्ट. भाई बिल्कुल सही. तो मैंने आपको इन सबके भी फॉर्मूले लिखवा दिए थे कि apparent depth is equals to real depth divided by refractive index. रियल डेप्थ को डिनोट करते थे T से, T अपॉन न्यू. ठीक है. उसके बाद फिर मैंने आपको कराया था नॉर्मल शिफ्ट का फॉर्मूला कि भैया नॉर्मल शिफ्ट, सेजल माइक प्लीज म्यूट कर रखो. अभी हमारे पास नॉर्मल शिफ्ट का फॉर्मूला था जिसको हम डिनोट करते हैं D से, दैट इज रियल डेप्थ माइनस अपैरेंट डेप्थ, और फाइनल फॉर्मूला आया था T इंटू 1 माइनस 1 बाय न्यू. भाई चेक करो यहाँ तक कोई दिक्कत है? No, sir. बढ़िया. पहले थोड़ा टॉपिक कर लेते हैं फिर एक साथ क्वेश्चन कर लेंगे फिर से. अब इसमें मेन चीज हमारा जो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है दैट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. सर क्वेश्चन दिया था आपने, वो पहले दिखा दो. क्वेश्चन दिया था मैंने? Yes. क्या क्वेश्चन दिया था जरा रिकॉल करो, मेरे को याद नहीं है. टाइम पीरियड दिया था आपने 5R/V. अच्छा वो वाला लास्ट वाला. ठीक है स्फेरिकल मिरर्स वाले से. ठीक है. अविनाश हमारा तो यही सेम रहता है. चलो कोई नहीं, ठीक है. पहले बस एक, चलो पहले क्वेश्चन ही कर लेते, जब बोल दिया है तो डन भैया, छोड़ दो भैया. क्वेश्चन लास्ट क्लास का. टाइम मैंने आपको बोला था कि टाइम है 5R/V, और फिर हमें बताना है इमेज डिस्टेंस ऑफ A एंड B. तो एक बार फिर से क्वेश्चन ड्रॉ कर देता हूं. हमारा क्वेश्चन ये था कि भैया ये हमारा स्टैंड है जिसपे 2 कॉन्केव मिरर फिक्स्ड है. यहाँ पे ऑब्जेक्ट A है और ये ऑब्जेक्ट A अभी 2R के डिस्टेंस पे है, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट B है जो भी 2R के डिस्टेंस पे ही है. हमारा केवल एक ही ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है दैट इज ऑब्जेक्ट A, और वो कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है दैट इज V. इन कॉन्केव मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा था R. तो चलो भाई सॉल्व करते हैं. सबसे पहले A के लिए कैलकुलेशन करूंगा, तो A के लिए पहले तो डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना पड़ेगा कि A टोटल कितना ट्रैवल करने की कोशिश करेगा. तो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला वेलोसिटी इनटू टाइम. तो वेलोसिटी v है और टाइम की वैल्यू दे रखी थी 5R/V. ये कट गया तो मतलब ऑब्जेक्ट A को टोटल कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना? 5R. लेकिन अब इसमें एक दिक्कत है कि यार हमारा ऑब्जेक्ट A 2R डिस्टेंस कवर करके भैया ये कोलाइड कर जाएगा और इलास्टिक कोलिजन दे रखा है.
तो भैया 2r ट्रैवल करने के बाद ऑब्जेक्ट तो आ गया रेस्ट पे, लेकिन फिर बचा कितना डिस्टेंस? 3R 3r। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं कि भैया हमारे ऑब्जेक्ट ए ने टोटल 2r डिस्टेंस कवर किया, और 2r डिस्टेंस कवर करने के बाद उसने इलास्टिक कोलिजन किया था, तो बचा डिस्टेंस 3r। तो भैया ये बाकी 3r कौन ट्रैवल करेगा? ये बाकी 3r मिरर ट्रैवल करेगा। तो लेकिन मिरर ने भी ट्रैवल किया 2r डिस्टेंस। यस भाई मिरर ने भी 2r डिस्टेंस ट्रैवल किया, और 2r डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद फिर से उसने इलास्टिक कोलिजन किया। तो अब कितना डिस्टेंस बच रहा है? मिरर तो रेस्ट पे आ जाएगा, 1 आवर। तो ये 1 आवर कौन ट्रैवल करेगा? ये 1 आवर ऑब्जेक्ट बी ट्रैवल करेगा। तो अब सिचुएशन कैसी बन रही है, आओ चेक कर लो। नेक्स्ट स्लाइड में डायग्राम शो कर रहा हूं। भैया डायग्राम थोड़ा कुछ इस तरीके से है कि हमारा ऑब्जेक्ट पहले यहां था, इसने 2r डिस्टेंस कवर किया, और ये ऑब्जेक्ट ए हमारा सपोज यहाँ पे आ गया। ऑब्जेक्ट ए यहाँ पे आ गया, तो अब ये यहीं का यहीं रुका रहेगा। फिर हमारा मिरर था यहाँ पे, इस मिरर ने भी ट्रैवल किया, और मिरर ने भी कितना ट्रैवल किया? 2r डिस्टेंस ट्रैवल किया। तो मेरे को बताओ अभी भी ऑब्जेक्ट ए के बीच में और मिरर के बीच में कितना डिस्टेंस आ गया? 4r कैसे आया? 2r ही तो आया। हाँ भैया एक बार चेक करो सबको ये चीज समझ में आई है या रिपीट करना है? नो भाई ऑब्जेक्ट ए की ये इनिशियल पोजीशन थी, एक्स आई इक्वल्स टू, ये इनिशियल पोजीशन थी। उसने 2r ट्रैवल किया, 2r ट्रैवल करने के बाद वो रुक गया, बाकी 2r मिरर ने ट्रैवल किया। तो ऑब्जेक्ट ए और मिरर के बीच में अभी भी डिस्टेंस भैया 2r का ही है। अब मिरर ने जब 2r ट्रैवल किया तो फिर ये ऑब्जेक्ट बी से टकराया। जब ये ऑब्जेक्ट बी से टकराया तो भैया ऑब्जेक्ट बी कितना डिस्टेंस आगे चले गया था? r डिस्टेंस आगे चले गया था। तो ऑब्जेक्ट बी के लिए तो अभी भी ये डिस्टेंस r ही है। एक बार चेक कर लो क्या यहाँ तक का कॉन्सेप्ट समझ में आया या फिर से रिपीट करना है? समझ में आ गया चेक कर लो टोटल डिस्टेंस 5r आ रहा है या नहीं आ रहा? भैया 2r बी ने चला, 2r मिरर ने चला, और 1r बी ने चला। तो यार बी, पहले बी के लिए कैलकुलेशन करके बताता हूँ। बी तो मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है, तो इसकी जो इमेज बनेगी वो अभी भी कहाँ बनेगी? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगी। अब इसका रेडियस राइट में आ रहा है तो इसके लिए प्लस r। वेरस ए हमारा किधर प्लेस्ड है? ए हमारा प्लेस्ड है -2r/3 पे, और फोकल लेंथ है -r/2। u गिवन है, f गिवन है। भैया मिरर फॉर्मूला यूज करो, और मिरर फॉर्मूला यूज करके बताओ कि भैया v की वैल्यू मतलब a का इमेज किधर आ रहा है, ये कैलकुलेट करके बताओ। तो मैं भी साथ साथ कैलकुलेशन कर लेता हूं। भैया हमारे पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस निकालना है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस माइनस में हो गया, दैट इज 2r/3। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 2r/3 कैसे हो गया? मैंने गलत लिखा और आप कुछ कह भी नहीं रहे हो। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस -2r। भैया ऑब्जेक्ट हमारा ए 2r के डिस्टेंस पे ही तो है, 2r। मैंने तो आंसर लिख दिया गलती से। तो भैया हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आ रहा है -2r, और हमारे पास फोकल लेंथ है -r/2। तो इसको सॉल्व करो तो 1/v इज इक्वल टू -2/r प्लस 1/2r। भैया इसका एलसीएम लूंगा तो ये आ जाएगा हमारे पास 2r। तो इधर हो जाएगा हमारे पास -4 और +1। तो 1/v आ गया -3/2r, और इससे फाइनल इमेज डिस्टेंस मिल गया कि इमेज बनेगी -2r/3 पे। किस किस के आंसर्स भैया बिल्कुल सही आए थे? यस सर। बिल्कुल सही, चलो बढ़िया। इसको कंप्लीट करो, और कुछ डाउट हो तो भाई पूछो। सर प्रीवियस स्लाइड
हो गया सर। भाई सबका कंप्लीट? यस सर। चलो यस चलो। सर। तो यार अब टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। भाई पहले सबसे पहली चीज, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कब हो सकता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन सिर्फ तब हो सकता है जब हमारी लाइट रे डेंसर से रेयर ट्रैवल करे। क्योंकि Yes. जब भी लाइट रे डेंसर टू रेयर ट्रैवल करेगी तो इतना तो मैंने आपको बता ही दिया कि एंगल आर हमेशा एंगल आई से बड़ा आएगा। यस सर। तो यही चीज होती जा रही है कि यार अगर अब मैं एंगल आई की वैल्यू बढ़ाता जाऊं, अगर एंगल आई की वैल्यू बढ़ाता जाऊंगा तो एंगल आर की वैल्यू भी क्या होती जाएगी? इंक्रीज होती जाएगी, बढ़ते जाएगी। तो एक पर्टिकुलर सिचुएशन ऐसी आएगी, एक पर्टिकुलर सिचुएशन ऐसी आएगी कि उस पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस पे हमारा एंगल आर 90 डिग्री आ जाएगा। जैसे Yes. हमारा एंगल आर 90 डिग्री आ जाएगा भैया, हमारी लाइट रे भैया दूसरे मीडियम के बिल्कुल सरफेस के अलोंग चली जाएगी। Yes, sir. तो इस केस में हमारे पास एंगल आर आएगा 90 डिग्री। तो इस पर्टिकुलर एंगल जिसपे एंगल आर 90 डिग्री आ रहा है, इस पर्टिकुलर एंगल को हम कहेंगे क्रिटिकल एंगल। तो एक चीज याद रखना, क्रिटिकल एंगल एक ऐसा एंगल है जिसपे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री आता है, मतलब लाइट रे सरफेस के अलोंग पास कर जाती है। अगर अब मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा रखूं तो भैया हमारे आर की वैल्यू को भी इंक्रीज होना पड़ेगा, आर की वैल्यू को ग्रेटर देन 90 होना पड़ेगा। आर की वैल्यू ग्रेटर देन 90 होने का मतलब है कि भैया लाइट रे दूसरे मीडियम में जाएगी नहीं, लाइट रे वापस अपने सेम मीडियम के अंदर बाउंस बैक कर जाएगी। Yes. इधर लाइट रे का हल्का सा भी कुछ भी पार्ट दूसरे मीडियम में नहीं गया है, मतलब लाइट रे पूरी की पूरी कंप्लीटली रिफ्लेक्ट हुई है। इसलिए इस टॉपिक का नाम भी यही होता है TIR। तो आपको बस यही दो कंडीशंस याद रखनी है कि क्रिटिकल एंगल का मतलब जहां पे एंगल आर 90 डिग्री हो जाए, और अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से बड़ा होगा तो एंगल आर की वैल्यू ग्रेटर देन 90 हो। भैया कोई दिक्कत? नो No. सर। बढ़िया। नो सर। अब ये जो क्रिटिकल एंगल है, हमें ये देखना है कि यार ये क्रिटिकल एंगल किस पे डिपेंड करता है। तो हमने अपना यूज किया स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ के हिसाब से साइन IC डिवाइडेड बाय साइन आर, ऊपर आता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिस मीडियम में रिफ्रैक्शन हो रहा है। रिफ्रैक्शन हमारा रेयर मीडियम के अंदर हो रहा है, तो ऊपर आ जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द रेयर मीडियम, और हमारा एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल वो डेंसर मीडियम के अंदर हो रहा है, तो इधर आ जाएगा हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द डेंसर मीडियम। डेंसर मीडियम। अब रेयर मीडियम को जनरली बाय डिफॉल्ट हम एयर लेते हैं, और एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है? 1 होता है। और बिल्कुल, और साइन आर, आर इधर 90 डिग्री और साइन 90 कितना होता है? 1। तो हमारे पास ये फाइनल फॉर्मूला बन के आएगा, साइन IC साइन 90 ये हो गया हमारे पास 1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी हो गया 1, तो बचेगा बस 1 डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द डेंसर मीडियम, जिसको हम सिर्फ न्यू लिखेंगे। तो ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशन मिल गया कि क्रिटिकल एंगल भैया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर डिपेंड करता है। जितना ज्यादा आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, जितना ज्यादा आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा भैया उतना ही कम हमारा क्रिटिकल एंगल होगा। जैसे मैंने आपको बताया था कि यार डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा होता है जनरली, जो हम Yes, sir. कंसीडर करते हैं 2.42। तो इसके लिए क्रिटिकल एंगल की वैल्यू भी बहुत छोटी आती है, अप्रोक्सीमेटली 12 डिग्रीज की। तो मतलब जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उतना ही कम क्रिटिकल एंगल होगा। सिमिलरली जैसे अगर मैं बात करूं ग्लास की, ग्लास स्लैब की, ग्लास स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.5, तो जनरली इसके लिए क्रिटिकल एंगल की वैल्यू होती है 42 डिग्रीज। तो बस मेन मुद्दे की बात इतनी ही याद रखना कि जैसे जैसे क्रिटिकल एंगल मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ाओगे, क्रिटिकल एंगल हमारा कम हो जाएगा।
कम हो जाएगा। हो गया सर। हो गया, डन। यस सर, हो गया। अब इस पे एक क्वेश्चन मैं आपको पहले भी करा चुका हूं, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर से एक बार चेक कर लो। भैया मैंने कहा कि ये हमें एक राइट एंगल प्रिज्म दे रखा है, राइट एंगल प्रिज्म। तो मतलब ये वाला हो गया हमारा 90 डिग्री, ये हो गया एंगल हमारे पास 45 डिग्री, और ये वाला एंगल भी हो गया हमारे पास 45 डिग्री। 45 डिग्री। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें गिवन है कि भैया इस प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है दैट इज √2। √2 का मतलब कितना हो गया? 1.414। 1.414। बिल्कुल। इसके अंदर 3 अलग अलग लाइट रेज फॉल डाउन कर रही है। ये लाइट रे इस तरीके से, फिर एक दूसरी लाइट रे ले लो ग्रीन, और एक सपोज तीसरी लाइट रे ले ली मैंने कुछ ना कुछ ब्लू। तो मेरे को बताना है कौन सी लाइट रे, भैया कौन सी लाइट रे TIR सफर करेगी और कौन सी लाइट रे हमारे पास बाहर आ जाएगी। ठीक है, एक बार रिपीट कर रहा हूं। हमें क्या बताना है कि कौन सी लाइट रे इस प्रिज्म के अंदर वापस टकराएगी, और एक कौन सी लाइट रे है जो इस प्रिज्म के बाहर आ जाएगी। मतलब कौन सी लाइट रे नॉर्मल रिफ्रैक्शन करेगी और कौन सी लाइट रे हमारा TIR करेगी। सबका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है भैया, जैसे इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है 1.44, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है दैट इज 1.39, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ले लो कि 1. कितना कर ले भैया इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? 25। चलो 1.25 या कुछ कह दिया है तो लो कुछ भी। तो एक बार थोड़ा सा पहले खुद से कैलकुलेट करने की कोशिश करो, वैसे तो बहुत टाइम हो गया, क्वेश्चन को करेंगे तो याद नहीं होगा, ऑब्वियस सी बात है। एक बार ट्राई करो कैसे कैलकुलेट करोगे कि भैया कौन सी लाइट रे TIR करेगी और कौन सी लाइट रे डायरेक्टली पास आउट कर जाएगी। आपको एक चीज और बता देता हूं, अगर नहीं पता है ये वाली बात, कि यार अगर कोई लाइट रे किसी एंगल पे फॉल डाउन कर रही है तो ये बेंड करेगी टुवर्ड्स द नॉर्मल या अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अगर ये लाइट रे किसी एंगल पे फॉल डाउन कर रही है तब जाके तो ये कहीं ना कहीं टुवर्ड्स द नॉर्मल या अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड करेगी, डिपेंडिंग अपॉन द मीडियम। लेकिन अगर कोई लाइट रे बिल्कुल परपेंडिकुलरली फॉल डाउन कर रही है, परपेंडिकुलरली फॉल डाउन करने का मतलब है कि एंगल कितना हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 डिग्री। तो इस केस में लाइट रे बिल्कुल स्ट्रेट पास कर जाएगी, इस केस में एंगल R भी कितना होगा, 0 डिग्री। ठीक है, तो बस ये चीज याद रखना कि अगर कोई लाइट रे बिल्कुल परपेंडिकुलरली फॉल डाउन कर रही है तो उस केस में वो स्ट्रेट पास कर जाएगी, वो बेंड टुवर्ड्स या अवे फ्रॉम द नॉर्मल नहीं होगी। तो यही चीज हम यहाँ पे ट्राई करो। येलो दैट इज ग्रीन और ये ब्लू। चलो भाई, आई एम वेटिंग फॉर द आंसर, जैसे जिसके आंसर्स आते जाएं बताते जाएं। नहीं दीपिका, कॉन्सेप्ट में हल्की सी गलती कर रहे हो भाई। जैसे एक चीज बताता हूँ, पहले वाले के लिए कैलकुलेट करके बता देता हूँ भाई। सबसे पहले तो मेरे को एक बात बताओ, अगर आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है इस प्रिज्म का, तो क्या आप इस प्रिज्म के लिए क्रिटिकल एंगल की वैल्यू फाइंड कर सकते हो?
ये सर कर सकते हैं। तो पहले मेरे को क्रिटिकल एंगल की वैल्यू फाइंड करके बताओ, इस प्रिज्म के लिए क्रिटिकल एंगल कितना आ रहा है। ओके ओके क्योंकि तभी तो मैं इस कंडीशंस को चेक कर 45 पाऊंगा। डिग्री 45 डिग्री भाई, वेरी गुड, 45 आया। ठीक है। तो एक बार मैं भी कैलकुलेट करके बता देता हूं भैया। हमने फाइंड किया साइन IC इज इक्वल टू 1 बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दैट इज 1 बाय रूट 2, और हमें पता है साइन की ये वैल्यू होती है भैया, दैट इज 45 डिग्री। चलो अब भैया लेते हैं इस येलो लाइट रे को। ये येलो लाइट पहले तो परपेंडिकुलरली फॉल डाउन कर रही है इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट पे ये कहीं बेंड नहीं करेगी, इस पॉइंट पे ये स्ट्रेट जाएगी। अब ये गई यहाँ तक, लेकिन अब भैया अब हमारे पास ये यहाँ पे परपेंडिकुलरली फॉल डाउन नहीं कर रही है। अब यहाँ पे एंगल कितने पे फॉल डाउन करेगी ये? 45 डिग्री पे फॉल डाउन करेगी। क्योंकि ये एंगल 45 है तो ये वाला एंगल भी 45 डिग्री आएगा। तो इसके लिए हमें पता चल गया कि यार एंगल ऑफ इंसिडेंस, यहाँ पे लिख रहा हूं नीचे, एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर येलो कलर, ये हमारे पास 45 डिग्री आ रहा है। यार एक बार कोई दिक्कत है चेक करके बता दो। नो सर। बढ़िया। अब यार एक चीज सोचो, 45 डिग्री के लिए, 45 डिग्री के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.414 है, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.414 से कम है। तो अगर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.414 से कम है तो येलो लाइट रे के लिए क्रिटिकल एंगल की वैल्यू ग्रेटर देन 45 आएगी या लेस देन 45 आएगी? लेस देन 45। ठीक है, तो एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, मेरे को ऐसा लगा कि आप अभी तक इसको नहीं समझ पाए। भैया मैंने कहा कि जब हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.414 था तो इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए क्रिटिकल एंगल की वैल्यू 45 डिग्री आ रही है। मैंने आपको इतना बता ही दिया कि जैसे जैसे आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ाओगे तो क्रिटिकल एंगल क्या होगा? कम होगा। और अगर आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम कर रहे हो तो क्रिटिकल एंगल क्या होगा? बढ़ेगा। येलो कलर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करूं, येलो कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तुमने 1.25 लिया, तो इधर तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हुआ है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हुआ है तो क्रिटिकल एंगल क्या हो जाना चाहिए? बढ़ेगा। तो भैया याद रखना येलो कलर के लिए क्रिटिकल एंगल ग्रेटर देन 45 होना चाहिए। लेकिन हमने देखा इसके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है? 45। तो मतलब इधर एंगल ऑफ इंसिडेंस लेस देन क्रिटिकल एंगल आ रहा है। तो भैया आ जाओ इस वाली सिचुएशन पे। पहली सिचुएशन कि अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस लेस देन क्रिटिकल एंगल पे फॉल डाउन करेगा तो क्या लाइट रे TIR करेगी? नहीं। TIR तो वो सिर्फ कब करती है? जब ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल होता है। तो भैया लाइट रे येलो, भैया याद रखना येलो कलर की लाइट रे TIR नहीं करेगी, बिकॉज इसके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से कम है। क्या ये चीज समझ में आई है? पहला पार्ट समझ में आ गया? आ गया। क्या आप बाकी सेकेंड और थर्ड खुद से ट्राई करोगे ब्लू एंड ग्रीन के लिए? यस सर। चलो ट्राई करो। तो भैया सेकेंड पार्ट भी कर देता हूँ। सेकंड पार्ट में भी नहीं होगा TIR। वेरी गुड, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और जो ना लास्ट वाला उसमें हो जाएगा। वेरी गुड। तो अगर मैं ब्लू कलर के बात सॉरी ग्रीन कलर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करूं तो ग्रीन कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने 1.39 लिया है। तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अभी भी 1.414 से कम हो गया। तो इसके लिए क्रिटिकल एंगल अभी भी ग्रेटर देन 45 डिग्री आएगा, लेकिन एंगल ऑफ इंसिडेंस तो 45 डिग्री है, विच इज लेस देन क्रिटिकल एंगल। सिंस इट इज लेस देन क्रिटिकल एंगल तो भैया ये भी TIR नहीं करेगी। थर्ड वाला बिल्कुल क्लियर है,
जब मैंने ब्लू कलर लिया तो ब्लू कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने 1.44 तो मतलब इसके लिए क्रिटिकल एंगल की वैल्यू लेस देन 45 आएगी, लेकिन हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 है, तो अब की बार एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा पे फॉल डाउन कर रहा है, तो भैया हमारी ये ब्लू कलर वाली लाइट रे TIR करेगी। तो भैया होगा क्या, ये येलो कलर की लाइट रे इस तरीके से बाहर आ जाएगी, ये ग्रीन कलर की लाइट रे भी कहीं ना कहीं इस तरीके से बाहर आ जाएगी, लेकिन ब्लू कलर की लाइट रे जब यहाँ पे फॉल डाउन करेगी तो भैया वो बाहर नहीं, यहीं पे कहीं टकरा के वापस मतलब अंदर टकराएगी। नेक्स्ट क्लियर है? चलो गुड, आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। यार TIR से रिलेटेड कुछ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म्स, ऑप्टिकल फाइबर्स वगैरह, वो सब तो आप थ्योरेटिकल पार्ट तो खुद ही पढ़ लोगे, उसमें तो कुछ है ही नहीं था। यस सर। भाई आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, लिखो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेसेस। चलो यार, हमने रिफ्रैक्शन थ्रू प्लेन सरफेस पहले ही कर लिया। रिफ्रैक्शन थ्रू प्लेन सरफेस में मैंने आपको क्या बताया, वो एक कंटेनर वाला एग्जांपल, कि अगर कंटेनर है, इसके अंदर कोई लिक्विड फिल कर दिया और हमारा ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर दो अलग अलग मीडियम में प्लेस्ड है, तो हमें ऑब्जेक्ट उसकी रियल डेप्थ पे दिखाई नहीं देगा। तो इधर जो हमारे पास सरफेस है, क्या ये प्लेन सरफेस है या ये स्फेरिकल सरफेस है? प्लेन। भाई बिल्कुल, जो लिक्विड का टॉप लेयर है वो हमारा प्लेन सरफेस है। तो प्लेन सरफेस के अंदर तो डायरेक्टली यहाँ पे लिख देता हूं, प्लेन सरफेस के लिए तो हमें ज्यादा कुछ कॉम्प्लिकेशंस है ही नहीं। प्लेन सरफेस के लिए तो हमें डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करना होता है, दैट इज अपैरेंट डेप्थ इज इक्वल टू रियल डेप्थ बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं स्फेरिकल सरफेस की। भैया स्फेरिकल सरफेस के लिए चीजें अलग है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक सरफेस लिया, ये वाला सरफेस, आप मेरे को ये बताओ कि ये किस टाइप का सरफेस है, ये क्या ये कॉनकेव सरफेस है या कॉन्वेक्स सरफेस है? ये कॉन्वेक्स है। भाई वेरी गुड, इधर हमने ले लिया कि ये हमारे पास रेयरर मीडियम है, ये हमारे पास डेंसर मीडियम है, और ये हमें पता है कि ये वाला सरफेस है कॉन्वेक्स सरफेस। तो यार इसके अंदर हम अगर फिर से वही वाले केसेस बनेंगे, भैया एक चीज याद रखो, इधर आपको इधर लिख देता हूं, जैसे मैंने मिरर के लिए लिखा था वही सब चीजें मैं यहाँ पे एक डिफरेंस कॉलम ड्रॉ करके लिख देता हूँ। भाई अगर आपको याद हो, मैंने आपको मिरर के केस में बताया था कि हमारे पास दो टाइप के मिरर होते हैं, एक होता है कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर की खासियत क्या है? सबसे पहले तो ये कहलाता है हमारा कन्वर्जिंग मिरर, नेचर इसका कन्वर्जिंग है। ये किस किस टाइप की इमेज बना सकता है? ये सारे टाइप की इमेज बना सकता है। अगर ये रियल एंड इन्वर्टेड बना रहा है तो रियल एंड इन्वर्टेड में ये सेम साइज भी बनाता है, ये एनलार्ज भी बनाता है और डिमिनिश्ड भी बनाता है। और अगर ये वर्चुअल एंड इरेक्ट बना रहा है तो उस केस में केवल एक ही बनाएगा, दैट इज एनलार्ज। बढ़िया। फिर मैंने आपको कहा था कि कॉन्वेक्स मिरर होता है, कॉन्वेक्स मिरर हमारा डाइवर्जिंग मिरर है, और कॉन्वेक्स मिरर केवल एक ही टाइप की इमेज प्रोड्यूस करता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, और उसमें भी केवल एक ही टाइप है, दैट इज डिमिनिश्ड। अब याद रखो, लेंस या रिफ्रैक्टिंग सरफेस बोलूं, लेंस या रिफ्रैक्टिंग सरफेस, उसमें भी हमारे पास दो टाइप के सरफेस है। मतलब एक प्लेन भी होता है, लेकिन मेनली देखा जाए तो स्फेरिकल दो टाइप के हैं। एक है हमारे पास कॉन्वेक्स सरफेस, इस वाले केस में ये कन्वर्जिंग कहलाएगा। ऊपर कॉन्केव कन्वर्जिंग है, इधर कॉन्वेक्स कन्वर्जिंग है। तो इधर भी वही वाली बात, कन्वर्जिंग है तो भैया ये रियल एंड इन्वर्टेड बना सकता है, और रियल एंड इन्वर्टेड में तीन चीजें, सेम साइज, एनलार्ज्ड एंड डिमिनिश्ड। ऐसे ही दूसरा सरफेस होगा हमारे पास कॉनकेव सरफेस। इस वाले केस में कॉनकेव सरफेस डाइवर्जिंग है, और अगर ये डाइवर्जिंग है तो केवल एक ही केस बनेगा,
that is Virtual virtual or and erect. erect and diminished. तो ऐसे ही इधर अगर मैं कॉन्वेक्स सरफेस की बात कर रहा हूं तो भैया कॉन्वेक्स सरफेस में तो बहुत सारे केसेस बन जाएंगे कि ऑब्जेक्ट किधर प्लेस्ड है, रेयर मीडियम में या डेंसर मीडियम में, इमेज कैसी बन रही है, रियल बन रही है या इन्वर्टेड बन रही है, लेकिन हमें इससे कोई लेना देना नहीं है, चाहे जितने मर्जी केसेस हो, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। आपको सिर्फ ये चेक करना है कि ऑब्जेक्ट किधर है और इमेज किधर है। तो आओ उसके बेसिस पे बता रहा हूं, चेक करो। आई रिपीट, चाहे कॉनकेव सरफेस हो, चाहे कॉन्वेक्स सरफेस हो, चाहे रियल बन रही हो, चाहे इन्वर्टेड मतलब वर्चुअल बन रही हो, कुछ भी हो रहा हो, इससे कोई मतलब नहीं है। आपको क्या चेक करना है कि अगर आपका ऑब्जेक्ट रेयर मीडियम में है और जो आपकी इमेज बन रही है वो अगर बन रही है डेंसर मीडियम में, तो भैया हम कहेंगे कि लाइट रे कहां से ट्रेवल कर रही है, लाइट रे ट्रेवल कर रही है फ्रॉम रेयर मीडियम टू Rear to डेंसर मीडियम। denser. क्योंकि ऑब्जेक्ट से लाइट रे निकल के आ रही होंगी तभी तो इमेज बनेगी, तो मतलब हमारी लाइट रेस ट्रेवल करके आ रही है फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम। तो जब भी लाइट रे ट्रेवल करेगी फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, आपके पास यही फॉर्मूला यूज करना है, न्यू2 बाय वी माइनस न्यू1 बाय यू इज इक्वल्स टू न्यू2 माइनस न्यू1 बाय आर, जहां पे न्यू2 किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, याद रखना न्यू2 हमेशा डेंसर का माना जाएगा, हमेशा डेंसर का। न्यू1 हमेशा किसका माना जाएगा, Rear रेयर। medium. और आर का मतलब जो आपने सरफेस लिया कॉनकेव या कॉन्वेक्स उसका रेडियस। यू और वी आपको पता ही है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस। यस सर। हो गया सर। सिमिलर, हाँ कर लो कोई बात नहीं। सिमिलरली हमारे पास दूसरा केस है कि भैया ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है हमारे पास डेंसर मीडियम में और अब जो इमेज बन रही है वो बन रही है हमारे पास रेयर मीडियम में। अब चाहे कोई सा भी सरफेस हो, कुछ भी हो, हमें कोई लेना देना नहीं है। इस केस में फॉर्मूले में बस चेंजेस है, न्यू1 बाय वी माइनस न्यू2 बाय न्यू इज इक्वल्स टू न्यू1 माइनस न्यू2 बाय आर। अभी भी वही सब चीजें एप्लीकेबल है कि न्यू2 हमेशा डेंसर मीडियम का होगा और न्यू1 हमेशा रेयर मीडियम का होगा। और इन सारे फॉर्मूलोज में साइन कन्वेंशन यूज करेंगे ही करेंगे। मतलब हम चेक करेंगे कि हमारा जो स्फेरिकल सरफेस है उसका रेडियस लेफ्ट में आ रहा है, राइट में आ रहा है, ऑब्जेक्ट किधर है, इमेज किधर है, ये सारे साइन कन्वेंशन तो कंसीडर करने ही करने हैं। इसको कंप्लीट करो फिर से और जैसे हो जाए बता। यस सर। ठीक है, एक मिनट। चलो भाई क्वेश्चन ट्राई करते हैं इस पे। यस सर। भाई क्वेश्चन है कि हमारे पास एक ग्लास स्फेयर है, इस ग्लास स्फेयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी दे रखा है, इमेज डिस्टेंस भी दे रखा है, मतलब ऑलमोस्ट सारी इंफॉर्मेशन दे रखी है कि भैया ये ग्लास स्फेयर का डायमीटर, इस ग्लास स्फेयर का रेडियस हमें गिवन है, इस ग्लास स्फेयर का सॉरी नॉट रेडियस, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है दैट इज 1.5। हमें क्वेश्चन ने बोला हुआ है कि यार इसके अंदर यहाँ सरफेस से
2 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर हमारे पास एक एयर बबल है, तो मतलब हमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे रखा है कि सरफेस से ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है 2 सेंटीमीटर। अब इस ऑब्जर्वर को ये एयर बबल डेफिनेटली यहाँ पे दिखाई नहीं देगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में है और ऑब्जर्वर रेयर मीडियम में है। क्या ये चीज क्लियर हो रही है? यस भैया इधर हमारा, अगर मैं ऑब्जेक्ट की बात करूं तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो डेंसर मीडियम में है, और जो ऑब्जर्वर है भैया वो हमारा रेयर मीडियम के अंदर है। तो इस ऑब्जर्वर को जो ये एयर बबल है वो कहीं ना कहीं यहाँ दिखाई दे रहा है, और इसका डिस्टेंस भी हमें गिवन है, दैट इज 1 सेंटीमीटर। तो मतलब मेरे को ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस सब कुछ दे रखा है। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमें दे रखा था 2 सेंटीमीटर और हमें इमेज डिस्टेंस दे रखा है दैट इज 1 सेंटीमीटर। हमें क्या फाइंड करना है? एक मिनट, शायद से मैंने क्वेश्चन गलत पढ़ लिया है, प्लीज एक मिनट चेक करने दो। ग्लास स्फीयर ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर, भैया क्वेश्चन मैंने गलत पढ़ लिया है, प्लीज माय मिस्टेक, ठीक कर लो। हमें रेडियस 2 सेंटीमीटर गिवन है, यहाँ तक के पॉइंट को रेडियस मान लो, ओ डैश सेंटर पॉइंट मान लेता हूं। हमें रेडियस गिवन है 2 सेंटीमीटर और इमेज डिस्टेंस गिवन है 1 सेंटीमीटर। मेरे को बताना है एक्चुअल में ये एयर बबल किधर है, वेयर इज द ट्रू पोजीशन, रियल पोजीशन ऑफ द एयर बबल। मतलब मेरे को ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फाइंड करना है। एक बार चेक करो क्वेश्चन समझ में आ गया या पूरा क्वेश्चन रिपीट करूं फिर से? रिपीट, हाँ कंफ्यूज हो गए भाई। क्वेश्चन कह रहा है हमारे पास एक ग्लास स्फीयर है, इस ग्लास स्फीयर के अंदर कहीं ना कहीं एक एयर बबल है। मुझे नहीं पता कि वो एयर बबल कहाँ पे है, मुझे नहीं पता, लेकिन इस ग्लास स्फीयर का रेडियस दे रखा है। इस ग्लास स्फीयर का रेडियस कितना है 2 सेंटीमीटर। और ये जो ऑब्जर्वर देख रहा है, इस ऑब्जर्वर को वो एयर बबल कितने डिस्टेंस पे दिखाई दे रहा है सरफेस से 1 सेंटीमीटर। तो मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है, रेडियस गिवन है, v गिवन है। हमें कैलकुलेट क्या करना है कि भैया एक्चुअल में ये एयर बबल है कहाँ पे, मतलब हमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फाइंड करना है। क्लियर हुआ क्वेश्चन? यस। तो सबसे पहले तो ये बताओ इसमें कौन सा केस अप्लाई करोगे, फर्स्ट वाला या सेकंड वाला? ऑब्जेक्ट सेकंड वाला यूज होगा कि ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में है और हमारा जो ऑब्जर्वर है, इधर इमेज का मतलब बेसिकली ऑब्जर्वर है, कि हमारा जो ऑब्जर्वर है दैट इज प्लेस्ड इन रेयर मीडियम। तो इसके लिए वो वाला फॉर्मूला यूज करो एंड ट्राई टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ यू। साइन कन्वेंशन यूज करना ना भूले। दीपिका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो गिवन ही है, हम फाइंड करना चाह रहे थे ऑब्जेक्ट, सॉरी इतना ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लिखा है। हाँ, तैयार, वही सही है, ठीक है। तो भैया फॉर्मूला फिर से लिख रहा हूँ। फॉर्मूला है हमारे पास न्यू1 बाय वी माइनस न्यू2 बाय यू इज इक्वल्स टू न्यू1 माइनस न्यू2 बाय आर। सारी वैल्यूज का साइन कन्वेंशन रख रहा हूँ। भैया हमारे पास v की वैल्यू सरफेस के लेफ्ट आ रही है, तो इधर हम v की वैल्यू को नेगेटिव लेंगे।
सरफेस से रेडियस भी लेफ्ट साइड है तो इसको भी नेगेटिव लेंगे। ν1 हमारा एयर होगा तो ν1 की वैल्यू हम लेंगे 1 और ν2 होता है हमारे सरफेस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो ν2 की वैल्यू तो दे रखी है 1.5। बस ये सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके हमें u निकालना। तो जैसे इधर हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय -1 माइनस 1.5 डिवाइडेड बाय u इज इक्वल्स टू 1 माइनस 1.5 दैट इज 0.5 माइनस में डिवाइडेड बाय r, r की वैल्यू -2 सेंटीमीटर। माइनस साइन कट गया, बाकी अब सॉल्व कर लो और u की वैल्यू कैलकुलेट करके चेक करो। बिल्कुल अवनीश, बिल्कुल सही आ रहा है। हमारा जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आना चाहिए वो माइनस के में 1.2 आना चाहिए। बिल्कुल सही भैया, सब लोग चेक करो सबका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस -1.2 सेंटीमीटर आ रहा है या नहीं आ रहा है? यस सर। गुड, यस सर। बढ़िया। सर आर की वैल्यू और वी की वैल्यू माइनस कैसे आई? क्योंकि हम सारी वैल्यू सरफेस से लेंगे, तो v की वैल्यू सरफेस के लेफ्ट में है तो माइनस में, रेडियस की वैल्यू भी सरफेस के लेफ्ट में है, सेंटर भी तो सरफेस के लेफ्ट ही है तो इसलिए ये भी माइनस। अगर बाय चांस ऑब्जर्वर यहाँ होता तो फिर सारी वैल्यूज प्लस में हो जाती, क्योंकि यहाँ से फिर सारी चीजें राइट में आती तो फिर सारी चीजें प्लस में हो जाती। यार एक बार चेक कर लो, कोई दिक्कत कोई समस्या, आगे बढ़ू? यस सर। ओके डन। अब भाई इसके बाद हमारे पास टॉपिक है लेंस मेकर्स फॉर्मूला, और ये जो लेंस मेकर फॉर्मूला है ये बेसिकली रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस, दो केसेस को कंबाइन करके एक फॉर्मूला बनता है। हमारे पास लेंस मेकर फॉर्मूला क्या है भैया, 1/v माइनस 1/u, ये किसके बराबर आएगा? ये आएगा हमारे पास ν2 माइनस ν1 डिवाइडेड बाय ν1 इनटू 1/r1 माइनस 1/r2, जहां पे r1 r2 क्या है भैया? अब हम बात कर रहे हैं लेंस की, तो अगर मैं एक लेंस की बात कर रहा हूं तो जरूरी नहीं कि इसके दोनों स्फेरिकल सरफेस सेम हो, तो इसका रेडियस भैया राइट में आएगा, तो वो वैल्यू हमने ली है r1, और इस वाले का रेडियस किधर आएगा? सेकंड वाले सरफेस का रेडियस वो लेफ्ट में आएगा, इसको हमने कंसीडर किया है r2। ν2 हमेशा किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा? ν2 हमेशा लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, और ν1 हमेशा किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा? सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। भैया क्या यहाँ तक चीजें क्लियर है? सर एक बार रिपीट। ओके भाई देखो, हम बात कर रहे हैं लेंस की, तो मेरे को बताओ लेंस में टोटल कितने रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस होते हैं? 2 होते हैं। जैसे अगर मैं ये ड्रॉ कर रहा हूं, ये कौन से टाइप का लेंस है? कॉन्वेक्स लेंस। तो इसमें देखो 2 रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, एक ये और एक ये दूसरा वाला, एक लेफ्ट में और एक राइट में। सिमिलरली अगर मैं एक और लेंस ड्रॉ करूं तो एक और लेंस इस तरीके का होता है, इसके अंदर भी अगर आप देखो 2 रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, एक ये और एक ये, लेकिन ये कौन से टाइप का लेंस है? ये हमारे पास कॉनकेव लेंस है।
तो मैं कह रहा हूं अगर हमारे पास दो रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस हैं तो मतलब दो रेडियस आएंगे, तो पहले वाले का रेडियस हमेशा R1, दूसरे वाले का रेडियस R2। लेकिन ये R1 और R2 का साइन लेंस के अकॉर्डिंग अलग अलग होता है। जैसे अगर मैं R1 इसका सर्कल ड्रॉ करूं तो इसका सर्कल राइट में बनेगा, इसका सर्कल राइट में बन रहा है, स्फेयर राइट में बन रहा है, तो इसका रेडियस भी किधर आएगा, राइट में आएगा। सिंस इसका रेडियस राइट में आएगा तो आप R1 की वैल्यू किस में कंसीडर करोगे, पॉजिटिव। R2 का स्फेयर, R2 के लिए स्फेयर बनेगा लेफ्ट में, तो इसका सेंटर लेफ्ट में आएगा। सिंस इसका सेंटर लेफ्ट में आएगा तो इसलिए इधर R2 की वैल्यू कैसे होगी, नेगेटिव में होगी। इधर जस्ट उल्टा है, इधर हमारा सर्कल पहला वाला बनेगा लेफ्ट में, तो इधर R1 की वैल्यू नेगेटिव होगी, और सेकंड वाले सरफेस का स्फेयर हमारा राइट में बनेगा तो इधर R2 की वैल्यू पॉजिटिव। दूसरी चीज मैंने क्या बोली कि यार याद रखना न्यू2 हमेशा लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये हमेशा न्यू2 रखा जाएगा। जैसे अभी तक हम क्या कर रहे थे, न्यू2 किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ले रहे थे, हमेशा डेंसर मीडियम का, इधर हमेशा लेंस का होगा। और न्यू1 हमेशा किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, सराउंडिंग का। और बाय डिफॉल्ट हम सराउंडिंग ज्यादातर हम सराउंडिंग कौन सी लेते हैं, एयर, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1। दूसरी चीज याद रखना, इधर LHS में आ रहा है 1/v माइनस 1/u, तो इधर LHS में 1/v माइनस 1/u आ रहा है, तो यार हमें याद आया ये तो होता है हमारे पास लेंस फॉर्मूला 1/f के बराबर, विच इज कॉल्ड एज लेंस फॉर्मूला। तो मिरर में 1/v प्लस 1/u होता है, इधर लेंस में 1/v माइनस 1/u होता है। तो हमारे पास लेंस मेकर का फाइनल फॉर्मूला आ गया 1/v माइनस 1/u, that can also be written as 1/f. It is equals to nu2 minus nu1 by nu1 into 1/r1 minus 1/r2। तो ये हो गया हमारे पास फाइनल फॉर्मूला। यस सर, हो गया। गुड। अब इसमें क्या क्या मेन कॉन्सेप्ट आता है यार, अगर फिर से याद करो, मैंने आपको बताया हुआ था फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, ये भैया इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम होता है। अगर मैं मिरर को किसी भी मीडियम लिक्विड में प्लेस कर दूं या एयर में रखूं, इसका फोकल लेंथ चेंज नहीं होता। लेकिन इधर आप लेंस मेकर फॉर्मूले से एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन तो बता ही सकते हो कि हमारा फोकल लेंथ के फॉर्मूले में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ रहा है, तो मतलब भैया इट डिपेंड्स अपॉन मीडियम, ये मीडियम पे डिपेंड करेगा। हो गया सर। तो एक चीज आप खुद कैलकुलेट करके बताओगे, इसमें मैं कुछ नहीं करूंगा। भाई मैंने कहा कि पहले हमारा लेंस प्लेस है एयर के अंदर, तो जब हमने एयर के अंदर प्लेस किया तो इसका फोकल लेंथ कुछ ना कुछ आया f। ठीक है, रिपीट कर रहा हूं, मेरे पास ये लेंस है, इसको मैंने एयर में रखा हुआ है, तो अभी इसका फोकल लेंथ आ रहा है f। अगर अब मैं इस लेंस को एयर से ज्यादा डेंसर मीडियम में रख दूं, जैसे वाटर में रखा, मतलब एयर से डेंसर है, तो आपको बस ये बताना है कि फोकल लेंथ पे क्या असर पड़ा होगा। फोकल लेंथ सेम रहेगा, इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा, क्या होगा आपको ये बताना है। क्वेश्चन क्लियर है? यस बढ़िया। सर डिक्रीज होएगा, फोकल लेंथ डिक्रीज होगा, चलो ठीक है। किसी और का कुछ और आंसर? नो सर। तो भाई एक चीज याद रखना, जैसे जैसे हम लेंस को ज्यादा डेंसर मीडियम में प्लेस करते जाएंगे
भैया हमारा फोकल लेंथ हमेशा इंक्रीज कर जाएगा, फोकल लेंथ विल इंक्रीज, ये चीज याद रखना। एक बार चेक करके बताओ, यहां तक कोई दिक्कत है? रिपीट करना इसको। एक बार रिपीट करना है। मैं कह रहा हूं जैसे जैसे आप लेंस को डेंसर मीडियम में प्लेस करते जाओगे, याद रखना उसका फोकल लेंथ हमेशा इंक्रीज करेगा। ओके सर। जैसे अगर अब इस लेंस को मैं वाटर की जगह वाटर से भी कोई ज्यादा डेंसर मीडियम में प्लेस कर दूं, ठीक है, वाटर से भी ज्यादा डेंसर मीडियम में प्लेस कर दूं, तो इसका फोकल लेंथ और ज्यादा और इंक्रीज इंक्रीज हो जाएगा। बिल्कुल। यस सर, हो गया। भाई सबका हो गया? सर चलो वेरी गुड भाई, वेरी गुड। सर इंक्रीज कैसे होगा ये बता दो। इंक्रीज कैसे होगा ये भी बता रहे हैं, चलो डन। यार एक बात बताओ, अगर आप पीछे फॉर्मूले में देखो तो इधर न्यू1 की वैल्यू एयर के लिए कितनी होगी? 1 होगी। तो न्यू2 में से केवल 1 सब्ट्रैक्ट हो रहा है, सिर्फ इस वाले टर्म को पकड़ना, सिर्फ इस वाले टर्म को, न्यू2 माइनस न्यू1 बाय न्यू1। तो अगर मैं एयर ले रहा हूं तो ये वाला टर्म कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा, जैसे एक काम करते हैं, न्यू2 लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था ना, इसको मैं 1.5 मान लेता हूं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1.5 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1। चेक करना ये वैल्यू कितनी आ रही है? 0.5 आ रही है। यस सर। ये 1/f की वैल्यू है, ठीक है। अब मैंने क्या करा, इसको वाटर में प्लेस किया। तो जब मैं इसको वाटर में प्लेस कर रहा हूं तो भैया अब ये हो जाएगा 1.5 माइनस 1.33 डिवाइडेड बाय 1.33। तो अब बस मेरे को इतना चेक करके बता दो, ये वैल्यू 0.5 से कम आएगी या ज्यादा आएगी? आराम से कैलकुलेट करो, चेक करो कि ये वैल्यू हमारी 0.5 से ज्यादा आएगी या कम आएगी? कम। ये तो बहुत कम आएगी ना, 0.127 अप्रोक्स आएगी है। यही आई। अब देखो फोकल लेंथ डिनोमिनेटर में है, मतलब फोकल लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दिस वैल्यू। तो इधर वैल्यू बड़ी है तो फोकल लेंथ कम आएगा, इधर वैल्यू छोटी है तो इधर फोकल लेंथ क्या हो जाएगा? इंक्रीज। बढ़ जाएगा। तो इसलिए याद रखना फोकल लेंथ विल इंक्रीज। क्या ये समझ में आ गया आपको? यस सर आ गया। क्या किसी को अभी भी डाउट है इसमें? नो सर। बढ़िया। तो इसलिए ये इरेज कर रहा हूं, बस समझ जाना कि जैसे जैसे आप डेंसर मीडियम में प्लेस करोगे भैया फोकल लेंथ विल इंक्रीज।